नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा देश की जिसे दुनिया को हैरान कर दिया है। एक ऐसा देश जो कभी गरीब था और आज अस्तित्व से जूझ रहा था और आज जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चीन की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा कैसे और क्या किया कि इतना अमीर और इतना शक्तिशाली देश बन गया। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में एक चीन के इतिहास, उसकी आज़ादी और उसकी गरीबी और उसकी समृद्धि की पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, चलिए हम वीडियो में हम शुरू करते हैं। आज़ादी से पहले का चीन एक प्राचीन सभ्यता था। चीन का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। पुरातात्विक साक्ष्यों से मुताबिक 22.5 लाख जो है सिर्फ मानव ही बस्तियां थी। इनके जो है वंशज है, एक है जिया वंश, एक सांग वंश और हान वंश जैसे राजवंशों को चीन के संस्कृति और तकनीकी रूप में समृद्ध बनाया। सांग वंश वे पहले कागजी मुद्रा शुरू की और एक अस्थायी सेनाओं की स्थापना की। उस समय चीन की आबादी 10 करोड़ से पहुंच गई थी, तो उस दौरान जो है बहुत ही बड़ी थी। लेकिन 19वीं सदी आते आते चीज़ें बहुत बदलने लगी। यूरोपियन शक्तियाँ, खासकर ब्रिटेन और फिर जापान ने चीन को अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 1839 से 1842 से पहले अफीम का युद्ध और 1856 से 1860 के दूसरे अफीम का युद्ध के बाद चीन की कई बंदरगाह जो विदेशी व्यापार के लिए खोलने पड़े। हांगकांग ब्रिटेन के कब्जा में चला गया। 1894 से 1895 में पहला सिनो जापानी युद्ध हुआ, जिसमें चीन के ताइवान जापान को देना पड़ा। दौर था जब चीन का संप्रभुता को बार बार चोट पहुंची। 1912 में क्विंग राजवंश का अंत हुआ। यह रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, लेकिन एक नया चीन अस्थिर था। नेशनलिस्ट और कम्युनिटी आपस में लड़ रहे थे। 1937 ईस्वी से 1945 तक दूसरा सियो जापानी युद्ध चला, जिसमें लाखों चीनी मारे गए। 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद चीन को आज़ादी मिली, लेकिन अभी भी एकजुट नहीं है। 1 अक्टूबर 1939 को माओ तुंग बीजिंग जो सियानु क्वेट में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। वे पल था जब चीन के पुरानी क्वामिंगिंग सरकार को कुशासन के खुद को आज़ाद किया। लेकिन उस समय जो है चीन ऐसा कैसा था दोस्तों? यह सब कुछ 1949 का चीन बहुत गरीब था। लंबे समय तक चले युद्ध और विदेशी हस्तक्षेप और आतंकी अस्थिरता ने देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर कर दिया था। उस समय चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी सिर्फ $156 थी, लेकिन भुखमरी से जूझ रहे थे। खेती पर बहुत बड़ा निर्भरता था और अर्थव्यवस्था थी और औद्योगिक विकास के बराबर था। माओ ने देश को एकजुट करने के लिए कोशिश की और उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो 1958 से 1962 में शुरू किया, जिसका मकसद था कि तेजी से औद्योगिकरण और सामूहिक खेती की बढ़ावा दे। लेकिन यह नीति उल्टी पड़ गई। गलत नीतियां और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भयंकर अकाल पड़ा, जिससे लाखों लोग मर गए। इसके बाद 1960 के दशक में सांस्कृतिक क्रांति आई, जिसमें शिक्षा और अर्थव्यवस्था को बड़ी बिगाड़ दिया। लेकिन माओ का दौर सिर्फ नाकामयाबी का नहीं था। इस दौरान चीन में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई और परमाणु हथियारों का विकसित किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना पहचान बनाना शुरू की। फिर भी 1976 में माओ की मृत्यु हो चुकी है और चीन आर्थिक रूप से कमजोर हो रहा है। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन की कमान संभाले डेंग जियाओपिंग ने। तो दोस्तों, अगर कोई एक शख्स है जिसे चीन की तरक्की का सबसे बड़ा श्रेय जाता है, वो है डेंग जियाओपिंग। डेंग ने एक नई सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने का उन्होंने कहा और समाज का मतलब सामाजिक मतलबी जो गरीबी खत्म करना, न कि गरीबी में जीना। डेंग ने 1978 में एक ऐतिहासिक आर्थिक सुधार शुरू किया, जैसे सबसे पहले उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, जैसे शेंजेन और शंघाई। ये वो इलाके थे जहां विदेशी निवेशी को प्रोत्साहन दिया गया और किसानों को अपनी जमीन पर खेती करना और अतिरिक्त उपज बेचने की आज़ादी गई।
निजी उद्योगों को बढ़ावा दिया गया और विदेशी कंपनियों को चीन के कारखाने खोलने की आमंत्रित किया गया। इन सुधारों से चीन की सस्ती और विशाल श्रम शक्ति को दुनिया के सामने लाया गया और विदेशी कंपनियां सस्ती मजदूरों के लिए चीन की ओर दौड़ पड़ी और 1980 के दशक में चीन ने अपने दरवाजे विदेशियों और तकनीकों के लिए खोल दिए गए और 1989 में चीन और अमेरिका कूटनीतिक संबंध फिर से स्थापित किया और वे समय था जब चीन विश्व का कारखाना बनाने की राह पर था। इनके सुधारों का असर 1980 से 1990 के दशक में देखने को लगा। 1990 तक चीन की आर्थिक विकास दर तेजी से बढ़ने लगी थी और 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बन गया, जिसने इसके व्यापार और आसान बना दिया गया। व्यापार शुल्क कम किए गए और चीन की निर्यात आसमान छूने लगा और आज दुनिया चीन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है और इसके पास सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। चीन ने अपनी विशाल आबादी को अपना ताकत बनाया और सस्ती मजदूरों की वजह से दुनिया भर में कंपनियां जो है प्रोडक्शन करने लगी और शेंजन जो कभी छोटा सा मछुआ गांव था आज वह टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया है। 1978 में चीन की GDP 150 बिलियन डॉलर थी। 2018 तक बढ़कर यह 13.6 ट्रिलियन डॉलर बन गई। 2014 का क्रम शक्ति जो है PP के आधार पर चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था माने जाने लगी। चीन के बुनियादी ढांचों पर भारी निवेश किया गया और 2010 तक चीन में 4800 किलोमीटर की हाई स्पीड नेटवर्क बना लिया। बुलेट ट्रेन, आधुनिक हवाई अड्डा और विशाल बंदरगाहों ने चीन के वैश्विक व्यापार के केंद्र बना। बेल्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे परियोजनाओं को चीन के दुनिया में 25% GDP के साथ आधी आबादी से जोड़ने की कोशिश की और इसके अलावा चीन ने शिक्षा और तकनीकी पर बहुत बड़ा ध्यान दिया। आज चीन 5G तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिप्यूसिक एनर्जी दुनिया का लीडर है। 40 साल में चीन ने 740 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यह किसी भी देश के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है। इन दोस्तों, यह चीन की यह चमक दमक पूरी कहानी नहीं है। लोगों के सुधार ने अर्थव्यवस्था को तो उड़ान दी, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता पर सख्त नियंत्रण रहा। 1989 का तियांगो स्वाचर प्रदर्शन इसका उदाहरण है, जहां हजारों लोग मारे गए थे। आज भी चीन कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीति को पूरा नियंत्रण है। चीन की तेजी तरक्की का पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है, जैसे वायु प्रदूषण बड़ी चुनौती है। इसके अलावा हांगकांग और ताइवान जैसे मुद्दों पर चीन का रुख दुनिया के विवाद का कारण बना हुआ है। भारत के साथ 1962 का युद्ध और सीमा विवाद इसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। इसका चीन वह देश है जहां न सिर्फ आर्थिक बल्कि तकनीकी और सैन्य रूप से भी एक सुपर पावर है। 2021 में चीन की प्रति व्यक्ति GDP $12,556 तक पहुंच गई है। यह वही देश था जो $156 ही प्रति व्यक्ति GDP वाला गरीब देश था। चीन अपनी मेहनत, रणनीति और सुधारों के दम पर यह मुकाम हासिल किया। चीन की कहानी हमें सिखाती है कि सही नेतृत्व और स्पष्ट दृष्टिकोण का कड़ी मेहनत किसी भी देश को बदल सकती है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाती है कि तरक्की के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणिक जिम्मेदारियां को भी निभानी पड़ती। दोस्तों, यह कहानी है चीन की थी, जो गरीबी से समृद्धि तक अनोखा सफर था। आपको कैसा लगा? अपने कमेंट में हमें राय जरूर दीजिए। और क्या भारत जैसे देश को भी चीन से कुछ सीखना चाहिए या फिर आपको लगता है कि चीन की राह पर चलना इतना आसान नहीं है?